बेटा कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मोहसिन अहमद और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट पे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके दो एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, एक चैप्टर का ओवरव्यू लिया था क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के साथ और क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वैसे तो पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। फिर एक रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन वाली, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये तीन चीज आज हम लोगों को देखनी है या आज हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मैग्नीशियम रिबन वाली एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो देखो केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ने मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल लिया है तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन जो आते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, यहाँ लिखवा भी दूंगा उन क्वेश्चनों को, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप जब रिवीजन करें तो आपको वो क्वेश्चन याद रहे। और सीबीएसई में आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर अगर आप देखेंगे तो मेरे लिखवाए हुए क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं वो मैच करेंगे, या वो क्वेश्चन भी आपको मैच करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सीबीएसई पूछता है मैं वो आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है, अलग से। ठीक है, तो उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि केमिकल रिएक्शन है। इसके बारे में आज हम लोग और जानेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मेरा तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है उसी का कंटिन्यू पार्ट है। क्लियर है, तो पीछे का अगर आप नहीं देखेंगे डायरेक्ट इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो पहले अगर आप इस लेक्चर पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का लेक्चर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात है रिएक्टेंट की। देखो लास्ट लेक्चर में जिस चीज को, ठीक है, जिस केमिकल को या जिस मॉलिक्यूल को या जिस एटम को हम लोग क्या बोल रहे थे, ओल्ड सब्सटेंस बोल रहे थे, उन्हीं को रिएक्टेंट कहते हैं। सिर्फ उन्हीं को रिएक्टेंट कहते हैं। आप एकदम एक चीज ध्यान रख लीजिए, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिसको ओल्ड सब्सटेंस बोला है उसी को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक टर्म में या केमिस्ट्री के टर्म में रिएक्टेंट कहते हैं। अब रिएक्टेंट को आप कैसे समझोगे या डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, उसको डिफाइन करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं पहले समझ लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, देखो रिएक्टेंट जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो तरह से मैंने आपको बताया रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि रिएक्टेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं या रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। मतलब जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और या आप उसको ऐसे कह सकते हो कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शन होने से पहले प्रेजेंट होती है, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन होने से पहले प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोगों ने देखा था, एक एग्जांपल क्या लिया था हम लोगों ने, O2 वाला लिया था। ठीक है, ये 2H2 प्लस O2 2H2 ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको मालूम होगा 2H2O प्लस O2 प्लस 2O2। तो आप देखो कि ये लोग जिनको हम ओल्ड सब्सटेंस कह रहे थे पहले, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यही दोनों तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ध्यान से समझो कि H2O2 से रिएक्ट किया, मतलब ये दोनों ने मिलके रिएक्ट किया तब तो ये बना है। तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है रिएक्शन में, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग ओल्ड सब्सटेंस।
बात समझ में आई? तो ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रिएक्टेंट कह रहे हैं। या दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? रिएक्शन होने से पहले। ठीक है, देखो ये एरो क्या बता रहा है कि रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन होने से पहले ये दोनों थे हमारे पास, तो रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस हमारे पास होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी का अपोजिट अगर हम बोले तो रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास होता है, रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास बचता है, जिसको हम लोग न्यू सब्सटेंस कह रहे थे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर रिएक्शन को रिएक्टेंट को डिफाइन करना हो तो हम देखो कैसे डिफाइन करेंगे? सब्सटेंस जो रिएक्शन से पहले प्रेजेंट होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, या ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। मेरे ख्याल में ये वाली डेफिनेशन अगर आप यूज करो, ये वाली डेफिनेशन, तो ये वाली डेफिनेशन आपके लिए बेटर होगी। ठीक है, बात समझ में आई? और प्रोडक्ट को अगर हम डिफाइन करें, आप देखो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस विच वी गेट आफ्टर रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम, जो हमें रिएक्शन के बाद मिलते हैं, ये दोनों रिएक्ट किए, ये हमें मिला। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? प्रोडक्ट कहला रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमको रिएक्शन के बाद मिलते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, या हम इनको दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन का रिजल्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन का रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो होते हैं या फाइनल सब्सटेंस जो होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी डिफाइन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमको केमिकल रिएक्शन के एज ए रिजल्ट की तरह मिलते हैं, मतलब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई और फाइनल प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, फाइनल सब्सटेंस ये बना, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। या हम इसको सिंपली, प्रोडक्ट को सिंपली क्या कह देते हैं? फाइनल सब्सटेंस। ठीक है, फाइनल सब्सटेंस। तो जो फाइनल सब्सटेंस होता है रिएक्शन का, ठीक है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको इरेज करके आगे फर्दर हम लोग बढ़ते हैं। ओके, देखो अगला जो पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में, वो ये है कि देखो कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, ठीक है, तो वहां पे हमेशा आप देखोगे कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स का रीअरेंजमेंट से मेरा मतलब ये है कि एक एटम जो किसी और के साथ पहले कंबाइंड था रिएक्टेंट में, वो जब रिएक्शन होगी तो वही एटम किसी और के साथ जुड़ जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि एटम्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, मतलब एटम्स अपनी जगह बदल रहे हैं, पहले किसी के साथ थे, बाद में किसी के साथ आ गए। तो आप हमेशा ध्यान दोगे कि कभी भी कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमेशा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। क्या मैं कह रहा हूं बेटा? देखो अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा मैं इसका नाम लिख देता हूं, अगर आपको नाम, देखो मैं नाम इसलिए लिखता हूं, नाम इसलिए बताते चलता हूं आपको, क्योंकि हो सकता है मेरे बार बार बोलने से आपको कुछ भी मॉलिक्यूल या कुछ कंपाउंड्स के नाम याद हो जाएं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सोडियम क्लोराइड को ना आप कॉमन सॉल्ट भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? कॉमन सॉल्ट। ये आप खाने वगैरह में यूज करते हो, जो आप खाने में सॉल्ट डलता है ना, खाने में जो नमक डलता है, हर चीज में जो आप डेली खाने के प्रोडक्ट में यूज करते हो नमक, ठीक है, वही NaCl होता है। ठीक है, इसीलिए उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, मतलब कॉमनली यूज होता है। अच्छा अब देखो नाम तो आपको पता चल गया। अब अपने मुद्दे पे आते हैं, वो ये है कि कहीं भी रिएक्शन होगी, ठीक है, कहीं भी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। अब रीअरेंजमेंट से मेरा मतलब क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा। देखो यहां देखो OH किसके साथ है, इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, Na और OH। देखो कहीं भी आप OH देखोगे तो OH हमेशा साथ में रहते हैं। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि बेसिकली 10th में आप कहीं भी OH देखोगे तो वो हमेशा साथ में रहेंगे। तो देखो Na के साथ क्या है? OH है, ठीक है, और फिर H के साथ क्या है बेटा? H के साथ क्या है? Cl है, मतलब सोडियम के साथ OH है, ठीक है, और
हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, ठीक है। वहीं प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो सोडियम के साथ अब क्या है, क्लोरीन है, और H के साथ OH है, मतलब हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। समझ में आई? अब ध्यान दो, देखो सोडियम के साथ पहले OH था, अब सोडियम के साथ कौन है, ये प्रोडक्ट है। ध्यान देना, रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। तो रिएक्टेंट में सोडियम के साथ पहले OH था, सोडियम के साथ पहले OH था, यहां सोडियम के साथ क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम के साथ पहले OH था, सोडियम के साथ अब क्लोरीन है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ, किसका हुआ, क्लोरीन का। देखो क्लोरीन पहले किसके साथ था, H के साथ था, अब क्लोरीन किसके साथ है, Na के साथ है। ध्यान दो, क्लोरीन रिएक्टेंट में किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था, अब क्लोरीन किसके साथ है, सोडियम के साथ है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट हुई, मतलब क्लोरीन यहां से निकल के क्लोरीन हाइड्रोजन से निकल के क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ जुड़ गया। तो रीअरेंजमेंट हुई, मतलब क्लोरीन ने अपनी जगह बदल ली, पहले यहां था अब यहां आ गया। देखो पहले यहां था, ठीक है, अब OH की जगह आ गया Cl, यहाँ पे Na है, यहाँ पहले OH था, देखो यहाँ पहले OH था, यहाँ Cl आ गया, ठीक है। अब देखो यहां जब Cl हटा तो यहां पहले OH था, अब देखो OH किसके साथ आ गया, देखो पहले हाइड्रोजन के साथ Cl था, अब हाइड्रोजन के साथ OH है, तो OH ने भी अपनी जगह बदल ली, पहले यहां Cl था और यहां OH था, अब देखो OH कहां चला गया, OH H के साथ चला गया, मतलब OH यहां चला आया। तो देख रहे हो OH ने अपनी जगह बदल ली, कैसे बदल ली, पहले OH सोडियम के साथ था, अब OH किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। और Cl पहले किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था, अब Cl किसके साथ है, सोडियम के साथ है। तो बात समझ रहे हो, ये जगह बदल रही है। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने H2O को ऐसे क्यों लिख दिया, ठीक है। आप ध्यान रखना कि H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और Na को तो मैंने अलग अलग लिख दिया, Cl को अलग अलग लिख दिया, क्लियर है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है, पहले एटम किसी और के साथ थे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में किसी और के साथ चले गए, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है, मतलब एक जगह से एटम निकल के दूसरी जगह चले जा रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह बदल ले रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है, पहले OH किसके साथ था, सोडियम के साथ था, अब OH किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। पहले Cl जो है हाइड्रोजन के साथ था, अब Cl किसके साथ है, सोडियम के साथ है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रही है, ठीक है, अपनी जगह बदली जा रही है, एक जगह से एटम उठ के दूसरी जगह चले जा रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये ध्यान रखो आप कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है, ऑक्सीजन लिया है, हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ आपको कितने टाइप के एटम दिख रहे हैं, सोडियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रही है, हाइड्रोजन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रही है, ये 4 टाइप के एटम आपको दिख रहे हैं। अब इस वाली पूरी रिएक्शन में, इस पूरी रिएक्शन में कहीं पे सल्फर है क्या, सल्फर नहीं है। तो आप कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने रिएक्टेंट में, ठीक है, रिएक्टेंट में कुछ लिया है, मान लो रिएक्टेंट में कोई एटम लिया है, ठीक है, और वो एटम प्रोडक्ट में आ रहा है, और यहाँ पे आपने सपोज करो कि आपने सल्फर नहीं लिया है, ठीक है, सल्फर नहीं लिया है, और आप ये सोचो कि सल्फर जो है वो प्रोडक्ट में आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी एटम अलग से इन्वॉल्व नहीं होता, जो भी आप रिएक्टेंट में जो भी एटम लोगे, जितने एटम लोगे, वही एटम यहां प्रोडक्ट में आएंगे और उतने ही आएंगे, बस उनकी जगह बदली होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से समझो कि अगर आपने रिएक्टेंट में, ठीक है, सल्फर नहीं लिया है या कोई और एटम नहीं, मान लो सल्फर हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब नहीं है, तो वो चीजें कभी आपके प्रोडक्ट में नहीं आएंगी। सपोज करो आपने रिएक्टेंट में सल्फर नहीं लिया है, तो कभी भी प्रोडक्ट में सल्फर नहीं आएगा, ठीक है। रिएक्टेंट में वही चीज रहेंगी और प्रोडक्ट में भी वही चीज रहेंगी, उनके एटम्स के नंबर भी सेम रहेंगे, ठीक है, बस उनका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जो भी चीज आप रिएक्टेंट में लोगे, मतलब चीज का मतलब यह है कि जो भी एटम आप रिएक्टेंट पे लोगे और जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में लोगे, वही चीज प्रोडक्ट में भी होगी और उतने ही नंबर में होगी। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, सोडियम यहां है, सोडियम यहां भी है, सोडियम के कितने एटम है, एक एटम है, तो यहां भी सोडियम का एक एटम है। ऑक्सीजन OH यहां है, OH यहां भी है, ठीक है, OH के कितने एटम है, एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक है यहाँ पे, ठीक है, और हाइड्रोजन का भी एक है। अब यहाँ आ जाओ, H यहाँ है, यहाँ भी H है,
ठीक है, दोनों के एक एक एटम है। Cl यहाँ है तो Cl यहाँ भी है, दोनों के एक एक एटम है। तो आप देखो Na का कितना एटम हो गया, एक हो गए, ठीक है। OH का O का कितना हो गया, O एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, O के भी एक एटम हो गया। H के कितने हो गए, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो H के दो एटम हो गए। क्लोरीन के कितने एटम है, एक एटम है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये रिएक्टेंट के लिए भी सेम रहेंगे, रिएक्टेंट के लिए भी सेम रहेंगे और प्रोडक्ट के लिए भी सेम रहेंगे। बात समझना मेरी, ठीक है। तो ये नंबर्स कभी नहीं बदलते और ये टाइप्स भी नहीं बदलते, ठीक है। आपने जो टाइप रिएक्टेंट में लिया है वही टाइप के एटम आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। और आप ये मत कभी सोचना कि आपने इन चारों एटम को रिएक्टेंट में लिया है, ठीक है, और दूसरा कोई एटम रिएक्टेंट में नहीं है और वो चीज प्रोडक्ट में आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जो एटम आपने रिएक्टेंट में लिया है और जो काइंड के एटम आपने रिएक्टेंट में लिए हैं वही चीज आपको प्रोडक्ट में और उतने ही एटम आपको मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको समझाना था कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, एटम अपनी जगह बदल लेते हैं, ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। कोई भी नया एटम इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, या कोई भी एटम डिसअपीयर नहीं हो जाता है, ठीक है। ना कोई नया एटम इंट्रोड्यूस होगा, ना कोई एटम डिसअपीयर होगा, सिर्फ और सिर्फ एटम की रीअरेंजमेंट होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो दूसरा पॉइंट है हमारा केमिकल रिएक्शन में, पहला पॉइंट तो आप समझ गए कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, कोई नया एटम इंट्रोड्यूस नहीं होता है, कोई पुराना एटम डिसअपीयर नहीं हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इस पे बात करते हैं ये है क्या, ठीक है। वैसे तो देखो ये दूसरा पॉइंट जो है वो टोटली बेस्ड है पहले वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो आपको समझने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्टेंट में जो बॉन्ड होते हैं, अच्छा देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बॉन्ड आपको मालूम है, 9th क्लास में आपका बॉन्ड है, ठीक है, 9th क्लास में आपने बॉन्ड पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको 9th क्लास की बुक लेनी है और उसमें से बॉन्ड को पढ़ना है, अगर आपको नहीं मालूम है बॉन्ड तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ बॉन्ड क्या होता है। अगर किसी को नहीं मालूम है, बहुत छोटा सा उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि बॉन्ड जो होते हैं एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी दो या दो से ज़्यादा एटम में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो एटम्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। तो इसको अगर मैं लिख दूं कहीं पे जिससे आप देख सको, ठीक है। अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से हो सकता है, किसी तरीके से भी हो सकता है, वो उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। फिलहाल आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स होते हैं, रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। मतलब रिएक्टेंट के जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्लियर है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, Na और OH के बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक है, बात समझ में, Na और OH के बीच में एक बॉन्ड होगा जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ 9th की किताबों को रिफर करिए, ठीक है, क्योंकि आप 10th में हैं तो आपको बॉन्ड मालूम होना चाहिए। देखो Na और OH के बीच में, ठीक है, एक बॉन्ड है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये देखो ये लाइन जो है ना, ये कोई रस्सी या कुछ धागा नहीं है, ये बस मैं आपको डिनोट करने के लिए बना रहा हूँ। बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो Na और OH के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे कि OH और Na जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है, और NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। और H और Cl के बीच में एक तरीके के बॉन्ड होते हैं जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं हम लोग, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। तो ये भी एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो यहां समझो, Na और OH के बीच में एक बॉन्ड, H और Cl के बीच में एक बॉन्ड। अब यहां देखो Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया और H और OH के बीच में बॉन्ड बन गया। तो देखो H पहले Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, या ऐसे कह सकते हैं कि Cl ने पहले H के साथ बॉन्ड बनाया था, ठीक है, Cl ने पहले H के साथ बॉन्ड बनाया था। अब देखो Cl ने Na के साथ बॉन्ड बना लिया, या अगर दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो H
जो है वो पहले Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था और इसने अपना बॉन्ड तोड़ा और इसी H ने यहाँ पे OH के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है भाई, देखो बॉन्ड जब टूटेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी तो ये किसी और एटम के साथ जुड़ सकेंगे। बात समझ में आई? अगर ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक नहीं होगा तो Cl बाहर ही नहीं निकल पाएगा, और जब Cl बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये Na के साथ जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो आप कि H ने पहले Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, H ने पहले Cl को अपने पास रखा था, फिर यहाँ पे यहाँ से बॉन्ड टूटा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटा होगा और फिर H ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? OH के साथ बॉन्ड बना लिया। तो पुराने बॉन्ड टूटे, यहाँ देखो Na ने पहले OH के साथ बॉन्ड बनाया था, फिर Na ने Cl के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटा, तभी तो नए बॉन्ड फॉर्म हुए। तो रिएक्टेंट में यही ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट में जो बॉन्ड होते हैं, जिसको ओल्ड बॉन्ड बोल रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड, ठीक है, रिएक्टेंट में जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, पुराने बॉन्ड्स होते हैं, वो टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहां रिएक्टेंट में ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये आपस में टूटे होंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं और नए एटम्स एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ Na और OH साथ में जुड़े थे, यहाँ Na और Cl साथ में जुड़े हैं, यहाँ H और Cl साथ में जुड़े थे, यहाँ H और OH साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ प्लस लगा लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दो चीजें कंपलसरी होनी ही होनी है। पहली क्या कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा ही होगा। ठीक है, कोई एटम बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं होगा, अलग से कोई एटम इंट्रोड्यूस नहीं होगा। जो आपने रिएक्टेंट में लिया है वही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा और जितना रिएक्टेंट में लिया है उतना ही प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट में बने होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड जो है जो प्रोडक्ट में वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ वो थोड़ा सा आगे पीछे है, आप लोग देख लीजिएगा। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो वही चीज जो मैं आपको बता रहा था उसी को मैंने लिख दिया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया आइटम इंट्रोड्यूस नहीं होता है, जो आपने रिएक्टेंट में लिया है वही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, और कोई भी ओल्ड आइटम डिसअपियर नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता है कि आपने यहाँ Na लिया है, Na आपने यहाँ लिया है रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ आपको Na नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आपने Na यहाँ लिया है तो यहाँ Na आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखिए कि कोई भी ओल्ड एटम डिसअपियर नहीं होता या लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, आपने यहाँ लिया तो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है, देख लो, केमिकल चेंजेस अकर। देखो बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ही होगा। अब आप एक चीज को समझ लो कि केमिकल चेंज जो होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं। ये जो केमिकल चेंज होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज कहते हैं। बेटा अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं चीज़ों को डिक्टेट भी कर रहा हूं, तो प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस अकर, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ही होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ही होगा, फिजिकल चेंज तो नहीं होगा। और केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज कहते हैं। ठीक है, परमानेंट चेंज मतलब कि जैसे मान लो कि आपने पेपर में आग लगा दी, ठीक है, और पेपर में आग लगा दी, पेपर जल गया, राख बन गया। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज हो गई। अब आप उस राख से वापस पेपर नहीं बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको परमानेंट चेंज कहते हैं और इसी को केमिकल चेंज कहते हैं। क्लियर है कि एक बार जैसे मान लो खाना पकाना क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। मम्मी ने क्या किया, आपकी दाल लिया, पानी डाला, उसमें नमक डाला, मिर्चा डाला, जो भी डाला, इंग्रेडिएंट डाले और उसको क्या किया? गैस पे चढ़ा दिया और कुछ समय के बाद दाल पक गई आपकी। तो केमिकल चेंज हो गया। रिएक्टेंट क्या था आपका? कच्ची दाल, पानी, नमक, ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट आपके रिएक्टेंट थे। लेकिन जब उसको हीट दी गई और वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया आपकी पकी हुई दाल में, तो वो फाइनल प्रोडक्ट है। अब वापस आप उस परमानेंट चेंज को आप वापस नहीं कर सकते, मतलब आप जो पकी हुई दाल है उसको वापस कच्ची दाल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो जो भी केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है। अगर वो एक बार हो गया तो मतलब हो गया, अब वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल्दो आप
हायर लेवल पे जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो रिवर्ट हो जाते हैं, जो वापस चली जाती हैं, ठीक है। मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हो, लेकिन अभी हमारे कोर्स में वो नहीं है। तो केमिकल चेंज जो हम क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज कह रहे हैं। मतलब अगर आपकी दाल पक गई एक बार, ठीक है, तो वापस आप कच्ची दाल उसको नहीं बना सकते। मतलब दाल पक गई, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया, अब वो वापस नहीं जा सकता, वो परमानेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। आपने कागज में आग लगा दी या किसी चीज में आग लगा दी और वो राख बन गई है, तो वो वापस कागज या कोई और चीज नहीं बन सकती है, ठीक है। तो वो परमानेंट चेंज है। बात समझ में आई? तो यही चीज है, 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन से जो आपको जानने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये और ये, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, ये लिया है, इससे पहले भी 2 एग्जाम्पल ले चुके हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है मतलब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो पूछेंगे, ठीक है। और आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो हम अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो क्या है, वो है मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। देखो, पहले तो ये समझ लो कि मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ये मैग्नीशियम जो है जिसको हम लोग Mg कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम एक मेटल होता है, ठीक है। मेटल इवन रिएक्टिव मेटल होता है। कैसा मेटल होता है बेटा? रिएक्टिव मेटल होता है। आपको जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगा, तो उसमें आप देखोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम जो मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम को बेटा सिंबल में Mg लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम मेटल जो है वो रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप देखोगे कि आपकी लैब्स में, साइंस लैब में, ठीक है, साइंस लैब देखो बेटा, वैसे तो मुझे एकदम नहीं लगता है कि 10th क्लास के बच्चों को स्कूल वाले लैब ले जाते होंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्कूल हुआ, उसकी बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन 10th वाले बच्चों को लैब नसीब नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इन केस कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि साइंस लैब में, साइंस लैब के अंदर मैग्नीशियम जो होता है, ये जो मैग्नीशियम मेटल होता है, ये मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में रखा होता है, रिबन के फॉर्म में। रिबन आप समझ रहे हो ना, मैग्नीशियम ये मेटल है, इसको बस ऐसा रिबन के फॉर्म में बना देते हैं ऐसे। और बहुत जगह आप देखोगे ऐसा करली फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा स्ट्रेट हो सकता है, ऐसा करली हो सकता है, ठीक है। तो इसी मैग्नीशियम को जब जो आपके लैब में प्रेजेंट होता है, ये सिंगल मैग्नीशियम, मतलब कि एज अ मैग्नीशियम मेटल जैसे ब्लॉक वगैरह टाइप में नहीं प्रेजेंट होता है, ये एक रिबन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जिसे कहते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। तो लैब्स में आप कभी जाओगे तो आप देखोगे या तो आपका मैग्नीशियम रिबन ऐसे होगा, रहता वो मैग्नीशियम मेटल ही है, लेकिन वो रिबन के फॉर्म में रहता है, या इस तरह का रहेगा या इस तरह स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम मेटल है वो सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर वाइट कलर का। किस कलर का बेटा? सिल्वर वाइट कलर का। आप लोगों ने सिल्वर देखा होगा, ठीक है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है मैग्नीशियम रिबन। तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी, कभी आप देखो कि मैग्नीशियम है वो सिल्वर वाइट कलर का है, तो वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या क्या मालूम चल गया कि मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल होता है, उसका कलर सिल्वर वाइट कलर का होता है, लैब में वो रिबन के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और जब आप इसको, ठीक है, मैग्नीशियम को जब आप जलाते हो, ठीक है, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, देखो बर्न करने से मतलब है, कंबशन से मतलब है आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ आपसे कि बिना ऑक्सीजन की हेल्प से कंबशन नहीं होता है। तो अगर आप इस मैग्नीशियम को भी बर्न कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप वो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा। समझ में आई? तो ये मैग्नीशियम, इसको बैलेंस वगैरह कर देना। देखो इस 2 के लिए परेशान नहीं होना, जब हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ये 2, 3, 4 कैसे आते हैं। ये नंबर्स जो ये आपके एटम्स के सामने या मॉलिक्यूल के सामने जो नंबर लिखे होते हैं, इसके लिए एकदम परेशान मत होइए, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो वो मैं आपको समझाऊंगा बैलेंसिंग में कैसे आते हैं। तो फिलहाल आप मुद्दे पे ध्यान दो कि ये मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, ये लैब में रिबन के फॉर्म में होता है।
तो जब आप इसको जलाते हो, ठीक है, जब आप इसको जलाओगे, जलाने का मतलब है आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो जब आप इसको जलाओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ये वाइट कलर का होता है। कलर्स पे ध्यान देना है ना बेटा, कलर्स पे ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एक तरीके से कलर के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कलर्स याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को आपने बर्न किया, मतलब इस रिबन में आपने आग लगा दी, ठीक है, क्या कर दिया आपने, आग लगा दी। और जब आग लगाई तो उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कि इधर पाउडर के फॉर्म में आपके जार में या जहाँ भी आप इसको जला रहे हो, यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में इकट्ठा हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का, कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वैसे तो ये आपको नसीब नहीं होगा, ठीक है, करना आपको नसीब नहीं होगा, तो आप खाली इमेजिन करिए कि ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको आप जलाओगे अगर, ठीक है, तो इसको अपने बॉडी से दूर रख के जलाना। क्यों दूर रख के जलाना, क्योंकि इसमें से जो फ्लेम निकलती है, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे तो एक फ्लेम बनती है। देखो बेटा, किसी भी चीज़ को आप जलाओगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जलाओगे तो उसकी एक फ्लेम बनेगी, ठीक है। वो फ्लेम ब्लू भी हो सकती है, वो फ्लेम रेड भी हो सकती है, वो फ्लेम येलो भी हो सकती है, ठीक है, वो फ्लेम वाइट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्या मटेरियल आप जला रहे हो, ठीक है। तो फ्लेम के बारे में हम लोग देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो फ्लेम के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लो कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, किसको जलाओगे, चल जा भाई, आज बड़ा नाटक कर रहा है ये, मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे या मैग्नीशियम मेटल को जलाओगे, जो फ्लेम बनेगी, जो ये फ्लेम निकलेगी, फ्लेम समझ रहे ना, फ्लेम लपटे जिसे कहते हैं, ठीक है, या लपटे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, फिलहाल तो फ्लेम आप इसको समझो, ठीक है। लव, ठीक है, लपटे या लव, फ्लेम जो है वो कैसे निकलेगी, वाइट, ठीक है, डेजलिंग वाइट फ्लेम होगा। कैसा फ्लेम होगा बेटा, डेजलिंग वाइट फ्लेम होगा, ठीक है। इस नाम को याद रख लीजिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। मैं अभी क्वेश्चन जब बताऊंगा इस टॉपिक से तो आपको वहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। देखो, जब आप लोग देखा होगा वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है, जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, उसमें आप देखो जो रेलिंग वगैरह बनाते हैं, जो आपके गेट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो जब वेल्डिंग करते हैं तो बहुत कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलती है, ठीक है। वो जब वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलती है, तो वो आँख में चश्मा लगाए होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ फ्लेम जो है आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए अपनी बॉडी से इसको दूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करे। तो फ्लेम का जो है कलर याद रखिएगा। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं तो जो ये फ्लेम निकलती है वो कैसे निकलती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये रहा पहला चीज जो आपको याद करना है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि इसका कलर आप लोग को याद रख लेना, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कलर वाइट कलर का होता है, ये भी आपको याद रखना। और एक और चीज है, वो ये है कि आप देखो, आप एक चीज को समझ लो कि किसी भी मेटल को अगर आप ओपन एयर में रखोगे, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको आपने लैब में रखा है, ठीक है, कहाँ रखा है, लैब में रखा हुआ है। अब लैब जो है वो ओपन स्पेस है, ठीक है, वहाँ हवा भी है, मॉइस्चर भी है, ठीक है। तो और ये मेटल जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है बेटा, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो एटमॉस्फेयर में होती है ऑक्सीजन, क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन है ना, ठीक है। तो आपके लैब के अंदर भी हवा है, मतलब वहाँ भी ऑक्सीजन है। तो होता क्या है कि स्लोली ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये वाला, ये धीरे धीरे एयर की ऑक्सीजन से, किससे, एयर की ऑक्सीजन से, मतलब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे स्लोली रिएक्ट करता रहता है। और इसके ऊपर ब्लैक कलर से बनाते हैं ताकि आपको अलग अलग दिखे, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। क्यों लेयर चढ़ जाएगी भाई, देखो लेयर ऐसे चढ़ जाएगी, आप इस चीज़ को समझो, लेयर क्यों चढ़ जाएगी।
लेयर इसलिए चढ़ जाएगी कि मान लो ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब इसका जो बाहर वाली सरफेस है, आउटर मोस्ट जो सरफेस है, उसके जो एटम है, मतलब ये मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल में जो सबसे बाहर वाली मैग्नीशियम मेटल की सरफेस है वो हवा में एक्सपोज है, मतलब ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही हवा के, हवा में है ऑक्सीजन, तो स्लोली क्या होगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये जो सारी ऊपर वाली लेयर है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। तो जिसको हम कह रहे हैं कि ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। ऑक्साइड की लेयर, ये क्या है बेटा, ऑक्साइड की लेयर, ऑक्साइड लेयर है। बात समझ में आई बेटा? देखो किसी बुक में कार्बोनेट की लेयर लिखा हुआ है, तो हमें कार्बोनेट की लेयर मान के नहीं चलना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस ऑक्साइड की लेयर को मिली है, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी वगैरह। तो ऑक्साइड आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको ऑक्साइड की लेयर ही मिलेगा, ठीक है। तो कार्बोनेट की नहीं, ऑक्साइड की लेयर मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इस मेटल के ये जो बाहर ये जो मैग्नीशियम का मेटल है, मैग्नीशियम का रिबन है, इसके आउटर सरफेस पे जितने भी मैग्नीशियम एटम है वो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करेंगे और एक लेयर बना लेंगे। किसकी लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे एक, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेंगे। अब देखो, अब जब आपने मैग्नीशियम रिबन को लैब में रखा, ठीक है, लैब में रख दिया, अब वो लैब में हफ्ते भर पड़ा है, महीनों भर पड़ा है, तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। अब आपको करना है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, ठीक है। अब आपका एक्सपेरिमेंट सही हो, अच्छे से हो, उसके लिए आपको प्योर मैग्नीशियम चाहिए, तभी तो आप देख पाओगे कि डजलिंग फ्लेम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और देखना है किस कलर की फ्लेम निकल रही है। बात समझ में आई? तो अगर इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है, तो अगर आप इसको डायरेक्टली जलाने जाओगे तो मे बी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सही से ना जले, ठीक है, या आपको आपके एक्सपेरिमेंट में रुकावट पैदा करे, जले और बुझ जाए या सही से ना जले, ठीक है। तो इसलिए आप पहले क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करोगे, इस मैग्नीशियम रिबन को जिसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है, उसको सैंड पेपर आप जानते होंगे, ठीक है। अगर आपके घर में पेंट वेंट होता है तो पुराना पेंट छुटाने के लिए सैंड पेपर यूज करते हैं ना, वो रफ टाइप की सरफेस होती है उसकी। तो सैंड पेपर से पहले इसको मैग्नीशियम रिबन को रब करोगे। रब करने से क्या मतलब है? देखो बेटा, रब करने से ये मतलब है कि अगर ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ी है, सपोज करो ये मेरा जो कपड़ा है, ठीक है, डस्टर जिसे मैंने बना रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये मैग्नीशियम की रिबन चढ़ी हुई है, सपोज कर लो, ठीक है। वैसे तो लाल दिख रहा है, वैसे व्हाइट होती है, ठीक है। मान लो ये मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है, इसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन चढ़ी है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही डायरेक्टली जलाने जाऊंगा, आप इसको समझो थोड़ा सा, कहाँ रखूँ इसको, एक मिनट, ठीक है। तो मान लो ये इसके ऊपर मैग्नीशियम की रिबन चढ़ी हुई है, ये आपका प्योर मेटल था, ठीक है। इसको लैब में आपने जाके रख दिया, लैब में हवा है, तो इसके आउटर मोस्ट जो एटम्स हैं मैग्नीशियम के, वो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करेंगे और एक मैग्नीशियम की रिबन चढ़ जाएगी, एज्यूम कर लो, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है लेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। अब इसको आप अगर ऐसे ही जलाने जाओगे तो मे भी ये अच्छे से ना जले, आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे से ना हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो, एक्यूरेट हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेयर को सैंड पेपर से अच्छे से रफ करोगे। जब अच्छे से रफ करोगे तो लेयर हट जाएगी, प्योर मेटल आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इसको जलाओगे मैग्नीशियम को, तब ये अच्छे से जलेगा और आपका प्रैक्टिकल भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान रखना, ये सैंड पेपर वाली और ये डजलिंग व्हाइट फ्लेम, इवन 3 बातें ध्यान रखना, और इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको फ्री में, मतलब बिना मतलब का नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्लियर है बेटा? तो इतनी चीजें समझ में आई? क्या समझ में आया? एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। लैब में रखा है मैग्नीशियम रिबन, अब मैग्नीशियम रिबन कई दिन रखा हुआ है, तो एयर में है ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन के साथ कंबाइन करेगी और आउटर मोस्ट लेयर पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेगी। फिर आपको करना है एक्सपेरिमेंट, तो इस मैग्नीशियम रिबन को हटाना पड़ेगा, वरना जो है आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो आपने क्या किया, इसको सैंड पेपर से रफ किया और क्लीन मैग्नीशियम जो है वो सामने आ गया, ठीक है। फिर आपने इसको जलाया, तो जब आपने इसको जलाया तो वाइट डजलिंग फ्लेम के साथ ये जला और यहाँ पे ये रिजल्ट आया, आपका प्रोडक्ट आया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया और ये जल गया। क्लियर है? और आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया।
देखो मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले बर्न क्यों करते हैं, मैग्नीशियम रिबन में से जो फ्लेम निकलती है जलते वक्त वो किस कलर की होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं अभी पढ़ाते वक्त। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट पॉइंट की इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे आप डीएम कर दीजिएगा मुझे अपने क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या तो आप मेरी पर्सनल आईडी को फॉलो कर सकते हैं जैदी शेख, ठीक है, _। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर इस टॉपिक्स की इस चैप्टर की आपको नोट्स चाहिए होगी, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हम लोगों को और उस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर की, बल्कि हर चैप्टर की जो भी टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे, किसी भी टॉपिक की अगर आपको नोट्स चाहिए होगी तो जैदी शेख पे आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेझिझक मैसेज करिएगा, कुछ ना समझ में आए तो भी आप मैसेज करिएगा, कुछ आपको डाउट हो किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लियर है, और फिर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ बेनिफिट हुआ है, आपको कुछ पढ़ा है आपने, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करने से क्या होगा, अगर आप लाइक करेंगे, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मनोबल मेरा भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ेगा, तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और एफर्ट डालने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय बाय।